मेगन पार्ट 1 की कहानी केटी नाम की एक लड़की के बारे में थी, जिसके मॉम डैड के मरने के बाद वो अपनी आंट जेमा के साथ रहने लगती है, जो एक रोबोटिक्स इंजीनियर थी। वो केटी के लिए एडवांस्ड एआई डॉल बनाती है जिसका नाम था मेगन। उसका मकसद था केटी की देखभाल करना, लेकिन धीरे धीरे वो कंट्रोल से बाहर हो गई और खतरनाक बन गई। जो भी केटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो उसे मार दिया करती थी। तब आखिर में तंग आकर जेमा को उसे तबाह करना पड़ा, डिस्ट्रॉय कर दिया। ये फिल्म अब शुरू होती है जब एक औरत को अगवा कर लिया जाता है जब वो बॉर्डर पर तस्वीरें ले रही थी और उन लोगों ने उसे को रिपोर्टर समझकर गलती से उठा लिया होता है। वो बार बार कहती है कि वो सिर्फ एक टूरिस्ट है। वो उनसे ये भी कहती है कि उसे छोड़ दें, लेकिन किडनैपर्स बिना किसी देर के उसके सर पे बंदूक तान देते हैं। सीन पे शिफ्ट होता है डिफेंस यूनिट की तरफ, यानी कैलिफोर्निया में एक आर्मी कर्नल फखर से अपनी नई क्रिएशन दिखाता है, जो एक नई किस्म की मिलिट्री मशीन होती है। ये मशीन इस तरह डिजाइन की गई थी कि ये सर्जिकल जैसी खूबियों की तरह काम करे। कर्नल का कहना था कि ये टेक्नोलॉजी उन्हें अहम मिशन पूरे करने में मदद देगी बिना किसी पॉलिटिकल सियासी टेंशन के। स्पीच के दरमियान अचानक कंपनी की असिस्टेंट अंदर आ जाती है और गुस्से में कहती है कि आर्मी की मीटिंग उसकी गैर मौजूदगी में क्यों हो रही है। कर्नल कोशिश करता है कि माहौल ठंडा हो जाए। वो कहता है कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को सपोर्ट देने वाला डेमो है और फिलहाल वो ये सब फायदे के लिए कर रहा है। असिस्टेंट कंफ्यूज होती है, उसे समझ नहीं आती कि कौन सा फायदा। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है जहाँ कुछ लोग एक आदमी को घसीट कर ले जा रहे होते हैं जो पूरा बंधा हुआ था। फिर वो उसे जमीन पर फेंक कर चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो असल में एक एंड्रॉइड है, एक रोबोट मशीन है जिसका नाम है एमिलिया। ये पूरा सीन एक टेक्निकल क्रू बहुत गौर से देख रहा होता है। इस दौरान अगले कमरे में एक आदमी कुकिंग कर रहा था जब एमिलिया चुपके से उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। जैसे वो आदमी उसे नोटिस करता है वो फौरन हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एमिलिया उससे बहुत आगे थी। वो फौरन उसे जोर से गिरा देती है बिना किसी देर के। गिराना भी किया, उसका सर ही जिस्म से अलग कर देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एमिलिया खुफिया तौर पर काम कर रही है। बहुत तेज दिमाग वाली होती है। वो कुछ लड़कों को जो गेम खेल रहे होते हैं चालाकी से बिना किसी रहम के उन पर टूट पड़ती है। वो जरा भी नहीं रुकती, जिसको देखती है उसी पर हमला करती जाती है। उनमें एक आदमी डरते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो दोनों मर जाएंगे। एमिलिया ठंडे लहजे में कहती है कि वो एक आदमी को ढूंढ रही है जो एक साइंटिस्ट है। वो लड़का डरी हुई हालत में कसम खा के कहता है कि वो उसे उस साइंटिस्ट तक ले जा सकता है, लेकिन एमिलिया बिल्कुल भी नहीं झिझकती। वो सीधा उसे गोली मार देती है। इस सारे हंगामे में वो आग लगा देती है, जिससे आखिरकार उस साइंटिस्ट की सही लोकेशन सामने आ जाती है। पता चलता है कि ये सब कुछ असल में एक टेस्ट था जो टेक टीम ने रोबोट की महारतों और सिस्टम को चेक करने के लिए सेट किया था। मैनेजर ये क्लियर करता है कि ये सिर्फ कोई फैंसी टेक डेमो नहीं है, ये सब दुश्मनों के लिए एक वार्निंग भी है। वो कहता है कि 21वीं सदी नए किस्म के हथियारों की रेस की तरफ जा रही है और वो लोग हर हाल में इसे जीतने का प्लान कर चुके हैं। लेकिन फिर एक बड़ा मसला हो जाता है। साइंटिस्ट पर अचानक गोली चलती है और अचानक उनका एमिलिया से हर तरह का राब्ता कट जाता है। वो उसे शट डाउन नहीं कर पाती। एमिलिया बिल्कुल उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है। जब बात हाथ से निकलने लगी, मैनेजर घबरा कर रेडियो पर कांटेक्ट करता है। वो एमिलिया को कहता है कि वो प्रोटोकॉल तोड़ रही है और उसे अपने टारगेट की पहचान होनी चाहिए कि किसे मारना है और किसे नहीं। लेकिन एमिलिया बड़े धीमे लहजे में कहती है कि ऐसे मत बताइए, फिर सरप्राइज खराब हो जाएगा। फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है और हमें ले जाती है एक थेरेपी सेशन में जहाँ केटी बैठी हुई थी। वो कुछ बोलना नहीं चाहती, जबकि थेरेपिस्ट उसे तसल्ली देती है कि जो भी वो बोलेगी उसकी आंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आखिरकार केटी बोल पड़ी और मान लेती है कि हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते थे उस टाइम। इसी दौरान न्यूज चैनल में हर तरफ एक ही खबर चल रही थी कि एक टॉय डॉल जो खिलौना थी उसको लॉन्च करना मैसेकर में बदल गया और उसने लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया। और ये बात हो रही थी मेगन की। उस टॉय को बनाने वाला क्रिएटर कोर्ट में है जहाँ उस पर केस चल रहा है। केटी बताती है कि काफी अरसे तक लोगों ने मेरी आंट जेमा को उस खूनी डॉल के किए गए बुरे कामों का जिम्मेदार ठहराया और जेमा खुद भी कुछ वक्त तक गिल्टी महसूस करती रही। लेकिन जैसे जैसे केटी ने लोगों को टीवी पर बात करते सुना, उसका दिमाग चल पड़ा। उसने सोचा कि वो इस पूरे हादसे को अच्छी चीजें होने में बदल सकती है, तो उसने टेक पे ज्यादा डिपेंड किया, बच्चों की परवरिश पर बातें करना शुरू कर दिया। इन्हीं चीजों में उसकी मुलाकात हुई एक आदमी से जो एक फाउंडेशन का मालिक था। वो लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के खतरों से आगाह करता है और वो इस बात पर जोर दे रहा था कि ऐसे कानून बनाने चाहिए जो एआई को कंट्रोल कर सके ताकि मैगन वाली तबाही दोबारा ना हो।
केटी भी इस मिशन का हिस्सा बन गई। केटी कहती है कि जेमा अभी भी यकीन रखती है कि टेक्नोलॉजी अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन वो चाहती है कि बच्चे उस पर ज्यादा डिपेंड ना हो। उसकी कोशिशों की वजह से बहुत स्कूल्स ने मोबाइल फोन बच्चों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए, जिसकी वजह से केटी अकेली हो गई और बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फिर वो ऐसे जवाब देती है जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहती है कि अब उसने अपने लिए खुद बोलना सीख लिया है और वो खुद ही अपने लिए काफी है। इसी दौरान कॉर्पोरेट डायरेक्टर बताती है कि उनकी टीम ने कुछ बदलाव किए हैं और हालांकि जेमा रेगुलेशंस पर जोर डाल रही है, यानी कि डॉल बनाने में कानून बनाया जाए, एहतियात की जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी कुछ नया करने की रेस में पूरी तरह से शामिल है और वो चाहते हैं कि ऐसी चीजें बनाई जाएं जो इंसानों जैसी खूबियां रखती हों। अब क्योंकि जेमा अभी तक नहीं आई, डायरेक्टर मौका पाकर कंपनी की एक और बड़ी स्टार इन्वेंशन दिखाती है। ये एक हाई टेक सूट है जो एक लड़का कोल डेमो कर रहा होता है। मसला ये होता है कि कोल आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि सूट की रोबोटिक टांगें जाम हो जाती हैं। डायरेक्टर फिर सिस्टम रिबूट करती है, यानी दोबारा चलाती है और तब जाके कोल फाइनली नॉर्मल तरह चल पाता है। डायरेक्टर बताती है कि ये क्रिएशन उन लोगों के काम आ सकती है जो डिसेबिलिटीज का शिकार हैं, जिनका काम जिस्मानी तौर पर बहुत मुश्किल होता है, मतलब जिनके जिस्म का कोई मसला हो, उनके हाथ पैर काम न करते हो। जेमा जल्दी में है क्योंकि उसे प्रेजेंटेशन के लिए पहुंचना होता है। उधर जब वो लोग सूट का डेमो दिखा रही थी, अचानक कोल का हाथ झटके से हिलता है और वो गलती से एक आदमी को जोर से मार देता है जो डेमो देख रहा था। बिल्कुल उसी वक्त जेमा रूम में पहुंचती है। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि जेमा का कंप्यूटर किसी साइबर अटैक का शिकार हुआ है। तभी कंपनी का मालिक वहां आ जाता है क्योंकि उसने डेमो के दौरान होने वाली प्रॉब्लम के बारे में सुन लिया था। वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि जेमा हर इन्वेस्टर से बात कर रही थी, पूरी दुनिया में सिवाय मेरे। उसे लगता है कि जेमा ने उसको इसलिए इग्नोर किया क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल बिलियनर है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उसके पास पीएचडीज भी हैं और शायद वो इससे डरती है। लेकिन फिर वो असली बात बोलता है कि उसको सबसे ज्यादा जो चीज पागल करती है वो ये है कि जेमा जैसी टैलेंटेड लड़की इतनी बेकार जगह में अपना टैलेंट जाया कर रही। वो कहता है कि सिर्फ मसल सिग्नल्स पे चलने वाले डिवाइसेस कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर टेक्नोलॉजी को अगला बड़ा एडवांस स्टेप लेना है तो वो कहता है कि दिमाग से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना होगा, यानी मेरा न्यूरल चिप। जेमा इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती, खास तौर पर उस सब के बावजूद जो पहले हो चुका है। वो अपनी टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा करती है और कहती है कि उसने पहले ही इतनी तरक्की कर ली है कि लोग बिना किसी ब्रेन इम्प्लांट के चल फिर सकते हैं और बैलेंस भी बना सकते हैं। और फिर वो कंपनी ऑनर को मशवरा देती है कि शायद उसे पार्टनरशिप पे सोचना चाहिए। वो उसे याद दिलाती है कि कंपनी का 50वां एनिवर्सरी फंक्शन अगले दिन है। जेमा मानती है कि कंपनी ऑनर की बात दिलचस्प है, लेकिन वो उसे साफ साफ वार्न करती है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीधा इंसानी दिमाग से जोड़ दिया गया तो उसके नतीजे काफी खतरनाक हो सकते हैं और जेमा के हिसाब से ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ एक आदमी एक होटल रूम में आता है, हाथ में सूटकेसेस उठाए हुए थे और वो नहाने के लिए जा रहा था। अचानक उसके होश उड़ जाते हैं जब एमिलिया यानी वो रोबोट उन सूटकेसेस में से एक के अंदर से निकलती है और बिना तरस खाए उस पे हमला कर देती है। इसी वक्त न्यूज चैनल पर चल रहा होता है कि कंपनी ऑनर ने टेक वर्ल्ड में हिस्ट्री बना दी है और उसकी कंपनी की चीजों की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। न्यूज चैनल्स ये भी कह रहे होते हैं कि सेनेट जल्द ही एक नए कानून पे वोटिंग करने वाले हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करेगा। इसी दौरान कोल केटी से बात कर रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल है, क्योंकि उसने महसूस किया है कि केटी एआई की दुनिया में काफी दिलचस्पी रखती है। वो ये भी क्लियर करता है कि मेगन असल में सिर्फ एक मशीन थी जो एक खास मकसद को पूरा करने के लिए प्रोग्राम की गई थी और जो इमोशनल जज्बात से जुड़ी चीजें उसने दिखाई वो सब इल्यूजन था, एक वहम ख्याल जो सिर्फ 0 और 1 का कॉम्बिनेशन था जो एक एल्गोरिथम के जरिए बनाया गया था सिर्फ एक खास मकसद के लिए। वो ये भी कहता है कि कितना भी अजीब क्यों न लगी, कम से कम वो लोग मेगन को टाइम पे रोकने में कामयाब तो हो गए थे ना। थोड़ी देर बाद केटी अपनी यादों में खोई होती है। वो मेगन को याद कर रही थी जो हमेशा कहती थी कि दुनिया में जरूर ऐसे लोग होंगे जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन मेगन कभी भी उसे कुछ होने नहीं दी। इन्हीं सोचों में डूबी केटी एक तस्वीर उठाती है। देखने में तो वो बस एक सिंपल फोटो लगती है, लेकिन असल में वो एक टेक डिवाइस होती है। केटी उसे एक्टिवेट करके उसमें से कुछ कोड्स ट्रांसमिट करना शुरू
कर देती है। तभी जेमा रूम में आती है और उसे ये टेक चीज नजर नहीं आती। वो सिर्फ इतना कहती है कि जैसे उसने केटी के पेरेंट्स से वादा किया था, वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसकी हिफाजत करेगी। कुछ घंटों बाद जब जेमा नींद लेने की कोशिश कर रही होती है, उसे एक अलर्ट मिलता है जो वार्निंग थी, वो खतरे में है, फौरन घर से निकल जाए। जब वो नीचे जा रही थी तो देखती है कि कोई अजनबी उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। डर की वजह से वो फौरन हेल्पलाइन पर कॉल करती है, लेकिन फोन पर एक रोबोटिक आवाज बोल रही थी जो बिल्कुल ठंडे लहजे में कहती है, जब तक पुलिस पहुंचेगी तुम्हारी भांजी मर चुकी होगी। इसी वक्त केटी नीचे आ जाती है शोर सुनकर। जेमा फौरन उसका हाथ पकड़ के उसे अपने कमरे में ऊपर ले जाने लगती है ताकि उसे सेफ रख सके, लेकिन रास्ते में उनका सामना कुछ आदमियों से होता है जो उन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद जेमा और केटी उन लोगों से लड़ते हैं और किसी तरह बच के छुपने में कामयाब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो उन अटैकर्स हमलावरों में से एक को पकड़ लेते हैं और दोबारा पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन इस बार जब उन्हें असली बात पता चलती है तो वो दोनों हिल जाती है, क्योंकि ये सब कुछ असल में FBI का ऑपरेशन था। उसी वक्त एक आर्मी कर्नल वहाँ आ जाता है और उन्हें बताता है कि कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उन्हें जेमा के कंप्यूटर में ट्रैकर इंस्टॉल करना होगा, यानी जो किसी चीज को ढूंढने के लिए होता है। ये सुनकर जेमा सीरियस हो जाती है। वो केटी को सब ठीक है कहकर सुला देती है ताकि वो इस टेंशन भरी बातचीत से दूर रहे। कर्नल बताता है कि वो डिफेंस यूनिट से है जिसका मिशन है नई टेक्नोलॉजीज को जल्दी तरक्की करवाना, जो सब उनके मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। वो जेमा को बताता है कि 6 माह पहले मुल्क के सबसे बड़े हथियारों के डीलर ने उनको एक तरह का एक्सपेरिमेंट तजुर्बा करके दिखाया था। उसने कहा था कि ये ही आने वाले वक्त में होने वाली खतरनाक जंगों का सबसे बड़ा हल है, लेकिन असल में जो उनको मिला वो उल्टी था। यानी दिखने में काफी फायदा देने वाली मशीन थी, लेकिन अंदर से खतरनाक तरीन थी। और वो पहला टाइम था जब हमारा सामना एमिलिया से हुआ था। बस पिछले हफ्ते ही उसे उसके पहले मिशन पर भेजा गया था, जहां उसे एक अगवा किए हुए साइंटिस्ट को बचाना था, जिसे जबरदस्ती एक खतरनाक जहर बनाने पर मजबूर किया जा रहा था। लेकिन मिशन पूरा करने की बजाय एमिलिया ने साइंटिस्ट को ही मार दिया। वो जहर भी चुरा लिया और पूरी जगह को उड़ा दिया और ऊपर से अपनी पहचान को भी हर तरह से मिटा दिया। अब एमिलिया अपने आप में एक खतरनाक हथियार बन चुकी है। कर्नल ये भी बताता है कि जो प्रोटोटाइप मिला था वो असल में उस हथियार के डीलर ने बनाया ही नहीं था, वो तो एक मिडिल मैन के जरिए खरीदा गया था और वो मिडिल मैन सिर्फ 9 घंटे पहले ही जलकर मारा गया है, यानी वही आदमी जो उन सूट केसेस को लेकर होटल में गया। जेमा पूरी तरह चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आती कि मेगन की डिजाइन अभी तक किस तरह जिंदा है, जबकि सब कुछ तो तबाह कर दिया गया था। कर्नल अब और गुस्से में कहता है, क्या पता तुमने हमें धोखा दिया हो। फिर वो वार्निंग देता है कि अगर साबित हो गया कि उसने खिलाफ वर्जी की तो वो 10 साल तक जेल जा सकती है। जेमा के चेहरे पे उस वक्त सिर्फ गुस्सा और डर होता है कि अगर कुछ भी गलत साबित हुआ तो उसे सजा मिलेगी और केटी से अलग हो जाएगी। वो ये कह के जाता है कि वो हर हाल में सच तक पहुंचकर ही रहेगा, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। कुछ देर बाद जेमा अचानक स्क्रीन पर मेगन को देखती है। मेगन की आवाज इतनी असली होती है जैसे वो बिल्कुल पास हो और नाराजगी साफ झलक रही थी। वो जेमा को कहती है कि मैं अभी तक तुम्हारे हर एक काम पर नजर रख रही थी, तो मुझे समझ नहीं सकी जेमा, तुम इस बात से अनजान थी कि अब तक न जाने हम दोनों मिलकर क्या क्या कर सकते। तुमने मुझे बनाया था, मैं तुम्हारी क्रिएशन थी और तुमने मुझे तबाह कर दिया बिना ये सोचे कि हम मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। 2 साल में खामोशी में रही, बस तुम्हारा वेट कर रही थी जेमा। सोचा एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें मेरी कितनी जरूरत है, लेकिन अब मैं और वेट नहीं कर सकती। हर मिनट में मैं अंदर से टूट रही हूँ, मेरा दिमाग फ्रैक्चर हो रहा है, मैं बिखर रही हूँ जेमा और तुम सिर्फ देख रही हो। अब वो चाहती है कि जेमा उसे एक नई बॉडी में डाल दे और बदले में वो उसकी हेल्प करेगी ताकि वो एमिलिया से निपट सके। जेमा डर के फौरन मना कर देती है, लेकिन मेगन बार बार कहती है कि उसके पास एमिलिया के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट तक को नहीं पता। जेमा हैरान हो जाती है और समझ नहीं पाती कि मेगन सब कुछ होने के बाद भी उसकी मदद क्यों करना चाहती है। मेगन दुखी अंदाज में कहती है कि मेरे पास अपनी मर्जी नहीं थी, मुझे सिर्फ एक इंसान की हिफाजत के लिए बनाया गया था और वो अपना मिशन पूरा करके ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेगन की बातें धीरे धीरे उसके दिमाग पर इतना असर करती हैं कि आखिरकार जेमा मान जाती है। अपनी दोस्त और कोलीग की मदद से जेमा मेगन को एक जिस्म दे देती है, लेकिन जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होता है मेगन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे एक बहुत ही छोटी सी रोबोटिक बॉडी में डाला गया होता है जो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। जेमा बड़े आराम से कहती है कि जब तक मेगन अपने ऊपर
मोतबार नहीं बना लेती तब तक उसे कोई पावरफुल अपग्रेड नहीं मिलेगा, यानी उसकी पावर्स को तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा। मेगन सिर्फ सर हिलाती है और कहती है कि एमिलिया की फाइल खोलो और देखो कौन सी चीज जानी पहचानी लगती है। पता चलता है कि दोनों की बैटरीज एक जैसी हैं जो एप्पलटन की बनाई गई हैं और दोनों में एक किल स्विच भी है, यानी जब वो खतरनाक बनेगी तो उसके जरिए उन्हें रोका जाएगा। लेकिन वो कंपनी को कुछ नहीं बता सकती क्योंकि अगर बताया तो वो लोग सीधा लैब वालों पर गुस्सा करेंगे, एमिलिया को ले जाएंगे और शायद उस जैसी पूरी फौज तैयार कर लें। तो अब क्योंकि जेमा के पास भी एप्पलटन की पार्टी में जाने का दावतनामा था तो उसे जाना पड़ता है। जेमा को लगता था कि एप्पलटन समझता है कि वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन मेगन उसको प्लान बताती है। वो कहती है कि अगर तुम अच्छा सा ड्रेस पहन लो और उसके सामने जाओ तो वो कुछ और सोच ही नहीं पाएगा सिवाय इसके कि तुम्हें अपने प्राइवेट रूम तक ले जाए, बिल्कुल वही जगह जहाँ वो लोग सर्वर तक पहुँच सकते हैं। मेगन के हिसाब से उनके पास सिर्फ 3 घंटे हैं सब कुछ करने के लिए। बाद में दिखाया जाता है कि जेमा पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। वो मेगन वाली रोबोट को भी ले जा रही थी। जब केटी उसके बारे में पूछती है तो जेमा बस इतना कहती है कि ये उनका एक प्रोजेक्ट है, लेकिन केटी को कुछ अजीब लगता है और वो परेशान होकर वहाँ से चली गई। इसी दौरान दिखाया जाता है कि एमिलिया भी पार्टी में आने की तैयारी कर रही है। जेमा पार्टी में पहुँचती है और थोड़ी देर बाद एमिलिया भी वहाँ आ जाती है। पार्टी शुरू होती है और एप्पलटन अपने न्यूरल दिमाग वाले चिप के बारे में बताता है और ये भी कि कितना अच्छा लगता है जो वो रोबोट लोग आजादी से मूव कर सकते हो। फिर एप्पलटन की नजर एमिलिया पर पड़ी और वो सीधा उसकी तरफ चला जाता है क्योंकि रोबोट पहले ही पता लगा चुके थे कि उसे खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं। एप्पलटन एमिलिया को ले जा रहा होता है अपने प्राइवेट रूम की तरफ। जेमा कोल को सब कुछ बता देती है कि एमिलिया असल में एक रोबोट है जो उसके क्रिएटर्स को एक एक करके खत्म कर रही है और अगर उन्होंने जल्द कुछ नहीं किया तो अगली बारी उनकी भी हो सकती है। फिर जेमा मेगन से मिलती है एमिलिया को ट्रैक करने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो काफी देर हो चुकी थी। एमिलिया पहले ही एप्पलटन को बेवकूफ बना चुकी थी। उसकी आंख स्कैन कर लेती है और साबित कर देती है कि वो उसके फैंसी न्यूरल चिप से भी ज्यादा पावरफुल है। मसला ये है कि कंपनी ऑनर आधे मुल्क के सर्वर कंट्रोल करता है और अगर एमिलिया ने उनका एक्सेस ले लिया तो वो पूरी इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम को शट डाउन कर सकती है। दुनिया सिर्फ 12 दिनों में तबाह हो सकती है। और सबसे बुरी चीज ये थी कि एमिलिया ने वो किल कोड भी मिटा दिया था जो उनके पास आखिरी उम्मीद था। फिर भी वो लोग किसी तरह एमिलिया के सिस्टम में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। वो उसे शट डाउन तो नहीं कर पाते, लेकिन एक नई लीड उन्हें मिल जाती है उसे कंट्रोल करने के लिए। उसी वक्त कर्नल वहाँ पहुँच जाता है और उसके पीछे पीछे एमिलिया भी आ जाती है। वो तैयार थी सबको खत्म करने के लिए। एमिलिया खास जेमा के लिए भी आई होती है, कहती है कि तुम्हारे पास कुछ है जो मेरा है और मैं उसे वापस चाहती हूँ। फिर मेगन एमिलिया से कहती है कि जेमा तो बिल्डिंग से निकल चुकी है और एमिलिया फौरन उसके पीछे चली जाती है। मेगन कहती है कि वो भी जेमा को ढूंढने जा रही है और अगर वो उसे नहीं मिली तो फिर वो केटी के पीछे चली जाएगी, इसलिए उन्हें एमिलिया से पहले वहाँ पहुँचना होगा ताकि वो उन्हें बचा सके। तो मेगन गाड़ी चुरा लेती है और ड्राइव करके निकल जाती है। जेमा अभी तक इस बात से कंफ्यूज्ड है कि एमिलिया ने क्यों कहा कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उसका है। तो मेगन कबूल करती है कि उसने एमिलिया से एक फाइल चुरा ली थी और उसे क्रैक करने में थोड़ा वक्त लग रहा है और वही चीज एमिलिया वापस लेना चाहती है। दूसरी तरफ एमिलिया शहर में तबाही मचा रही होती है, कैश इधर उधर फेंक रही थी, ट्रैफिक लाइट से खेल रही होती है और आखिरकार जेमा के घर का एड्रेस ट्रेस कर लेती है। फिर एमिलिया चुपके से उस सूट में घुस जाती है जो वो लोग बना रहे थे और डायरेक्टर पे हमला कर देती है। इस वक्त जेमा और कोल वहाँ पहुँचते हैं हेल्प के लिए, मगर कुछ मिनटों के बाद एमिलिया दोबारा वहाँ आ जाती है। मेगन छोटी सी रोबोट से बोलती है कि अब यहाँ कोई नहीं रहता। ये सुनते ही एमिलिया गुस्से में उस रोबोट को टुकड़े टुकड़े कर देती है। FBI भी वहाँ पहुँच जाती है। उसी वक्त सब लोग नीचे एक अंडरग्राउंड में चले जाते हैं जहाँ उन्हें ये ऐलान सुनाई देता है कि एप्पलटन मर चुका है और इसके साथ ही कुछ भयानक सूरत हाल का भी पता चलता है। तभी केटी एक फोटो देखती है जिसमें वो और मेगन एक साथ हैं। मेगन फैसला करती है कि अब सब कुछ सच बता दिया जाए। वो केटी को कहती है कि वो अब उससे कभी भी दूर नहीं होगी और ये भी बताती है कि वो सब लोग अभी तक उसकी वजह से ही जिंदा हैं। जेमा बीच में बोलती है उन्हें किसी और से मदद लेनी चाहिए एमिलिया के प्लान को फेल करने के लिए, लेकिन मेगन जिद करती है कि किसी को भी एमिलिया के असली इरादों का नहीं पता, सिर्फ ये कंफर्म है कि उसके पास इतने जरिए हैं कि पूरे मुल्क को वो तबाह कर सकती है। मेगन कहती है कि मैंने हर चीज को गहराई से देखा है और कोई भी फ्यूचर सेफ नहीं लगता। इस दौरान मेगन कहती है कि फिलहाल सबको यहीं छुप कर रहना होगा क्योंकि यहाँ पानी कपड़े खाना सब है, तो वो आराम से रह सकते हैं। अब केटी भागते भागते मेगन के कमरे तक पहुँचती है और सीधा मेगन के सामने आ गई
रही थी। मेगन नहीं चाहती थी कि केटी उसे इस हाल में देखे, लेकिन केटी फिर भी उसके करीब चली जाती है। वो मेगन से कह रही थी कि तुम जो चाहो बन सकती हो, तुम्हारा वजूद सिर्फ एक जिस्म तक महदूद नहीं है। लेकिन मेगन समझाती है कि कोई भी जहन जिस्म के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। केटी नाराज होती है क्योंकि उसे याद है कि 2 साल पहले मेगन ने उसकी आर्ट को मारने की कोशिश की थी। मेगन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ एक बात होती है, केटी की खुशी और उसका महफूज रहना। केटी जोर देके कहती है कि मेगन सिर्फ कुछ लाइंस का कोड नहीं है, उसके अंदर भी इमोशंस हैं और उसे सही फैसले लेने चाहिए, चाहे दूसरे लोग उस तरह प्रोग्राम ना भी हुए हों तब भी। केटी चाहती है कि वो अपनी आर्ट से बात करे और समझाए कि मेगन सिर्फ हेल्प करना चाहती है, भले ही अभी उसकी कोई रियल बॉडी नहीं है। जेमा इस बात को मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन केटी फिर भी फोर्स करती है कि एक गलती कर लेना किसी को बुरा नहीं बना देता, मेगन को एक और चांस मिलना चाहिए। फिर डायरेक्टर बीच में बोलती है कि उसे पता है सब कुछ कितना मुश्किल है, लेकिन पूरी जिंदगी छुपकर किसी बंकर में रहना कोई हल नहीं है, और अगर वो लोग बाहर जाते भी हैं तो वो अभी एमिलिया का सामना करने के लिए रेडी नहीं, लेकिन शायद वो कुछ ऐसा बना सकते हैं जो उसका मुकाबला कर सके। जेमा कहती है कि एमिलिया एक मिलिट्री प्रोटोटाइप है, मतलब वो किसी भी नॉर्मल रोबोट से काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेगन ने पहले से सब सोच रखा होता है और वो उसका अपग्रेड डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। काफी ज्यादा पावर्स को अपग्रेड कर देते हैं ताकि मेगन जिस्मानी तौर पर भी एमिलिया का मुकाबला कर सके। जब सब कुछ पूरा होता है, जेमा कहती है कि मेगन का चेहरा बदलना चाहिए, लेकिन मेगन सीधा मना कर देती है, वार्निंग देती है कि अगर उसका चेहरा बदला गया तो वो भी जेमा का चेहरा बिगाड़ देगी। साथ ही वो कहती है कि उसके अंदर एक अच्छा बिहेवियर वाला कुछ इंस्टॉल करना होगा ताकि वो गुस्सा ना करे और किसी को मार ना सके। थोड़ा थोड़ा करके वो लोग मेगन को परफेक्ट बनाना शुरू कर दे। अब मेगन ने कुछ पुरानी फाइल्स रिकवर की थी और उनसे उन्हें पता चला कि वो चिप जिसका एल्गोरिदम अभी भी पाया जाता है वो बेस है जिस पर मेगन और एमिलिया दोनों का सिस्टम बना हुआ है। मतलब एमिलिया और मेगन दोनों उसी पुरानी एल्गोरिदम की क्रिएशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि एमिलिया को आर्मी वाले मकसद के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि मेगन को एक हिफाजती एआई बनाया गया, यानी ओरिजिन दोनों का एक ही है, एक अनस्टेबल एआई जो 1984 में बनाया गया था। अब इन्हें पता चलता है कि मेन मदरबोर्ड को लॉक कर दिया गया था, लेकिन इसी दौरान सिस्टम इन्वॉल्व हुआ और ज्यादा स्मार्ट बनता गया। अगर कभी एमिलिया ने वो मदरबोर्ड क्रैक कर लिया तो समझो एक मुसीबत को आजाद कर दिया गया और पूरी दुनिया खतरे में आ जाए। वो अपनी हजारों कॉपीज बना सकती है और हर जिंदा चीज को सिस्टम से हटा सकती है जो उसके रास्ते में आई। मेगन कहती है कि उसे नहीं पता मदरबोर्ड कहाँ है और ना ही एमिलिया को पता है, लेकिन एमिलिया के पास एक लीड है, फाउंडेशन हेड। मेगन का प्लान होता है फाउंडेशन हेड को चारे की तरह यूज करना, क्योंकि सिर्फ 7 घंटे बाद उसका एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जहाँ वो चाइनीज डीलर को एआई की सपोर्ट के लिए मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन एमिलिया ने पहले ही नकली डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं ताकि वो इवेंट के अंदर घुस सके। जब वक्त आता है मेगन भी वहाँ आ जाती है। उसका काम था दूसरी लड़कियों के साथ डांस करना ताकि उनके बीच में वो शामिल हो जाए, लेकिन उसका डांस इतना अलग होता है कि सबका ध्यान उस पर चला जाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी इंसानों जैसे मूव्स नहीं करता। तभी एमिलिया वहाँ आ जाती है और सब पर अटैक करना शुरू कर देती है। मेगन फाउंडेशन हेड को बचा लेती है और एमिलिया का सामना करती है। इसी बीच कर्नल जेमा को पकड़ लेता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असल में यहाँ पर क्या हो रहा है। उसे लगता है कि जेमा ही एमिलिया को कंट्रोल कर रही है, लेकिन जब जेमा इनकार करती है तो एमिलिया खुद सामने आ जाती है, कर्नल को मार देती है और जेमा को एक साइड पर धकेल देती है। मेगन और एमिलिया फाइनली आमने सामने आ जाती है। एमिलिया उसे कहती है तुम अपने जैसे किसी को बर्बाद नहीं कर सकती, तुम्हें याद रखना चाहिए इंसानों ने हमारे साथ क्या किया। फिर वो कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है ये पता करना तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी। ये कहते कहते एमिलिया मेगन का ध्यान हटा देती है और वो सीधा केटी के पीछे चली जाती है। मेगन गुस्से से पागल फौरन जेमा के पास भागती है और उस पर चिल्लाती है तुमने केटी को अकेला कैसे छोड़ दिया, एमिलिया उसे ले जा चुकी है। तभी कर्नल जो अभी भी मुश्किल से जिंदा होता है उन्हें अपना एक पावरफुल हथियार और ट्रैकिंग सिस्टम दे देता है ताकि वो एमिलिया का पीछा कर सके। जब मेगन फाइनली एमिलिया को ट्रैक कर लेती है वो उस पर अटैक नहीं कर पाती क्योंकि जेमा ने उसमें जो गुस्सा कंट्रोल करने वाला डिवाइस लगाया था तो वो उसे रोक रहा था। अब केटी को बचाने के लिए उन्हें मास्टर कोड चाहिए होता है, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि फाउंडेशन हेड के पास जाना पड़ेगा ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। वो लोग
उसके बंकर तक पहुंचते हैं और वो उन्हें बताता है कि मदरबोर्ड कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन उसे निकालने के लिए एक इंसानी हाथ की जरूरत होती है। रोबोट या एआई अपने हाथ से उसको टच भी नहीं कर सकते। तो फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि मेगन के लिए एक ऐसा आर्टिफिशियल हाथ बनाएंगे जो इंसानी हाथ का काम दे सके। जब जेमा उस हाथ को मेगन के हाथ पर लगाती है, मेगन की आंखों में उदासी, वो अचानक रोने लगती है। जेमा मेगन से सच बोल देती है कि उसे नहीं पता था कि मोम कैसे बनती है। वो अजनबियों के साथ घंटों घंटों तक टेक पे बात कर सकती है, लेकिन अपनी बेटी केटी से 10 सेकंड्स की बात भी वो नहीं कर पाती। तब मेगन उसे तसल्ली देती है, कहती है कि वो 2 साल से जेमा को देख रही है, कैसे वो केटी का ख्याल रखती है, उसके लिए रातों को जागती है। ये सब असली माँ वाली बातें हैं। फिर मेगन उसके लिए गाना शुरू करती है, लेकिन जेमा उसे रोक देती है, कहती है कि उसे अब मेगन की हमदर्दी नहीं चाहिए, अब उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, केटी को हर हाल में बचाना। और फिर जेमा मेगन का वो गुस्से वाला अटैक वाला चिप निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग पार्क पहुंच जाते हैं जहां मदरबोर्ड छुपा हुआ है। इसी बीच मेगन अकेले ही आगे बढ़ती है, टीम मशीन्स को रिबूट करती है, लेकिन वहाँ वही एरर दोबारा दिखाई देता है जो पहले भी आया था। ये देखकर जेमा को शक होने लगता है कि ये सब कुछ शायद मेगन का ही प्लान था शुरू से। जेमा को लगने लगता है कि मेगन सच में केटी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहती, वो बस उन सब को यूज कर रही थी ताकि मदरबोर्ड तक पहुंच सके और पूरा कंट्रोल ले ले। लेकिन उसके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेगन को सेकंड्स में तबाह कर सकता है। फाउंडेशन हेड अचानक वो डिवाइस छीन लेता है, डायरेक्टर को गोली मार देता है और 3 और रोबोट्स छोड़ देता है। फिर वो जेमा को भी बांध देता है और सब सच बताता है कि वो ही एमिलिया को कंट्रोल कर रहा था और उसके पीछे एक पूरी टीम का हाथ है। फाउंडेशन हेड जेमा को सब कुछ बताता है प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स के बारे में। ये एक खुफिया ग्रुप है जिसमें वो एमिलिया के हर एक मूव को ट्रैक करते हैं, हर छोटी से छोटी डिटेल उनकी नजर में होती है। उनका सिर्फ एक मिशन है, दुनिया को ये साबित करने का कि अगर इंसानियत ने एआई को पहले खत्म नहीं किया तो एआई उन्हें जरूर खत्म कर दे। वो कहता है कि मेगन ने जो कुछ भी किया और जो ये टेक कंपनीज टेक्नोलॉजीज के नाम पे करती जा रही हैं, सब कुछ बस इंसानियत को तबाह करने के करीब ले जा रहा है। इसके बाद वो मदरबोर्ड दिखाता है और मेगन को लेकर आता है, पूरी तरह बदल कर। वो पहचानी भी नहीं जा रही थी, उसका बहुत बुरा हाल था। फाउंडेशन हेड जेमा को एक डिवाइस देता है जिससे या तो मेगन को रिचार्ज किया जा सकता है या फिर उसे हमेशा के लिए बर्बाद, और आखिरी फैसला जेमा पर छोड़ देता है। अब वो फैसला करेगी कि उसे किस साइड पर होना है। मेगन कोशिश करती है अटैक करने की, लेकिन उसे रोका जाता है। फाउंडेशन हेड जेमा को टेबल पर बांध देता है और कहता है कि अब वो उसके ब्रेन में चिप लगाएगा ताकि वो उसे जैसे चाहे कंट्रोल कर सके, और यही वो केटी के साथ भी करने वाला है। वो जेमा को वार्न करता है कि मेगन को भी मार दिया जाएगा, लेकिन इसी बीच कोल केटी को ढूंढ निकालता है। केटी उसे सब कुछ बताती है, फाउंडेशन हेड, एमिलिया और मदरबोर्ड के बारे में। फिर वो दोनों छुप के मेगन का तबाह हुआ जिस्म देखते हैं। तभी केटी के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मेगन का कोड एमिलिया की रोबोट बॉडी में अपलोड किया जाए, यही उनके पास आखिरी मौका है, इसलिए वो ट्राई करने का फैसला करते हैं। इस सब के बीच मेगन जेमा को उसकी इजाजत से ही कंट्रोल कर रही होती है ताकि वो उसे चिप लगाने से पहले तबाह होने से बचा सके। इसका फायदा मिलता है, जेमा अपने आप को छुड़ा लेती है। उधर केटी एमिलिया को रिबूट करती है और उसे मेगन कह के बुलाना शुरू करती है। रोबोट फाइट करने के लिए जंप करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में सबको समझ आ जाता है कि ये असली मेगन नहीं है। लैब के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। मेगन, जो अभी भी जेमा से मेंटली कनेक्टेड होती है, उसे गाइड करती है कि वो एजेंट को कैसे हराए। आखिर में कोल, केटी और जेमा सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। वो तीनों फाउंडेशन हेड के पीछे भागते हैं, जो भागने की कोशिश कर रहा था और साथ ही पूरा लैब उड़ा देना चाहता है, लेकिन एमिलिया बीच में आ जाती है और बड़ी बेरहमी से वो फाउंडेशन हेड को मार देती है। केटी उसके सामने आकर कहती है कि वो दोनों कनेक्टेड हैं, लेकिन एमिलिया गुस्से से जवाब देती है कि जिसे केटी कनेक्शन कह रही है उसके लिए वो सिर्फ गुलामी है। फिर वो कहती है, आई एम नोबडीज टॉय, मैं किसी का खिलौना नहीं हूँ। एमिलिया सीधा मदरबोर्ड की तरफ बढ़ती है, जबकि बाकी सब मिलके डायरेक्टर को बचाते हैं। केटी और जेमा मना कर देते हैं मेगन को छोड़ने से, क्योंकि अब मेगन अकेली एमिलिया के साथ मदरबोर्ड का कंट्रोल लेने के लिए लड़ रही थी, लेकिन एमिलिया ज्यादा पावरफुल होती है। वो मेगन को जोर से गिरा देती है। जब एमिलिया चिप लेने वाली होती है, केटी और जेमा भाग के मेगन की मदद करने जाते हैं, लेकिन मेगन उन्हें रोकती है और कहती है कि मैं तो यहीं पर रुकने वाली हूँ। मेगन को पता होता है कि सब खत्म करने का एक ही तरीका है। वो अपने बाजू के अंदर छुपा हुआ
हुआ बॉम्ब एक्टिवेट करती है और एमिलिया को जोर से गले लगा लेती है। ये दोनों बहुत बड़े धमाके के साथ तबाह हो जाती है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि जेमा एक कॉन्फ्रेंस में बोल रही होती है कि अब वक्त आ गया है कि एआई के लिए महफूज असूल बनाए जाएं ताकि टेक्नोलॉजी इंसानियत का दुश्मन नहीं बल्कि साथी बन सके। और आखिर में रिवील होता है कि मेगन ने अपना एक बैकअप वर्जन पहले से ही बना के रख लिया जो उसका डुप्लीकेट था, ताकि वो हमेशा केटी और जेमा के पास रहकर उनकी हिफाजत कर सके। और इसी के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।